फैसलाबाद रीजन में 3 पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए गए। SSP RIB फैसलाबाद रीजन फिदा हुसैन का तबादला। फिदा हुसैन को SP इन्वेस्टिगेशन पाकपतन तैनात कर दिया गया। DSP मजहर अहमद गोंदल SD SPO सिटी चन्योट तैनात। DS सिकंदर महमूद को SDPO गोजरा तैनात कर दिया गया। IG पंजाब ने तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। आपको अपडेट कर रहे हैं, फैसलाबाद रीजन में 3 पुलिस अफसरान के तकर्रुर तबादले कर दिए गए। SSP RIB फैसलाबाद रीजन फिदा हुसैन का तबादला। फिदा हुसैन को SP इन्वेस्टिगेशन पाकपतन तैनात कर दिया गया। DSP मजहर अहमद गोंदल SD SPO सिटी चन्योट तैनात। DS सिकंदर महमूद को SDPO गोजरा तैनात कर दिया गया। IG पंजाब ने तकर्रुर तबादलों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। और यहां आपको बताएं, मलिक मंजूर अहमद को डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सेकेंडरी एजुकेशन तैनात कर दिया गया। मलिक मंजूर अहमद एडिशनल डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन तैनात थे। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन ने DO सेकेंडरी ताहिर सिद्दीकी की रिटायरमेंट के बाद सीट खाली होने पर मलिक मंजूर अहमद की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। आपको अपडेट कर रहे हैं, मलिक मंजूर अहमद को डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर सेकेंडरी एजुकेशन तैनात कर दिया गया। मलिक मंजूर अहमद एडिशनल डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन तैनात थे। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन ने DO सेकेंडरी ताहिर सिद्दीकी की रिटायरमेंट के बाद सीट खाली होने पर मलिक मंजूर अहमद की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा जहांगीर अशरफ से। जी जहांगीर, बताइएगा। जी, फैसलाबाद में DO सेकेंडरी एजुकेशन की सीट खाली थी, जिस पर मलिक मंजूर अहमद को DO सेकेंडरी एजुकेशन का चार्ज जो है वो सौंप दिया गया है। इस हवाले से सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि एडिशनल डायरेक्टर एलिमेंट्री मलिक मंजूर जो है उनको DO सेकेंडरी का चार्ज दिया जाता है, उनको ट्रांसफर किया जाता है, जिस पर वो जो है अब ताहिर सिद्दीकी की रिटायरमेंट के बाद DO सेकेंडरी के फराइज सर अंजाम देंगे। DO सेकेंडरी ताहिर सिद्दीकी की रिटायरमेंट के बाद ये सीट खाली थी, जिस पर मलिक मंजूर जो कि एडिशनल डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन के तौर पर जिम्मेदारियां सर अंजाम दे रहे थे, उनको ट्रांसफर कर दिया गया है और उनको DO सेकेंडरी का चार्ज जो है वो सौंप दिया गया है। जी, सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन ने मलिक मंजूर अहमद की तैनाती का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। जहांगीर, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब 8 बाजारों में गैर कानूनी पार्किंग के मसाइल हल न हो सके। कचहरी बाजार में गैर कानूनी पार्किंग की वजह से गुजरना मुश्किल हो गया। जिला इंतजामिया मुनासिब बंदोबस्त करने में नाकाम हो गई। शहरी कहते हैं पैदल चलने में भी दुश्वारी होती है। मजीद जान लेते हैं अपने नुमाइंदा अरसलान दुरानी से। जी अरसलान, बताइएगा, शहरियों को मजीद किन परेशानियों का सामना है? पंजाब में हुकूमतें बदली लेकिन फैसलाबाद की तकदीर नहीं बदल सकी। फैसलाबाद के 8 बाजारों के पार्किंग का मसला अरसा दराज से है, लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई उसका हल नहीं निकाला गया। यहाँ पर जो शहरी उनको शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, ये क्योंकि कारोबारी एरिया, कारोबारी हब है फैसलाबाद की। यहाँ पर कारोबार की जो सरगर्मियां हैं वो खासी ज्यादा रहती हैं, किसी भी वक्त चले जाएं। लेकिन यहाँ पर जो मोटरसाइकिल हैं उनकी लंबी कतारें लगी हुई होती हैं और यहाँ पर गुजरने का रास्ता भी यहाँ पर मौजूद नहीं होता कि यहाँ पर पैदल चलने वाला जो शख्स है वो आराम से यहाँ से गुजर सके। ये अलग बात है। दूसरी तरफ जो बड़ी गाड़ी अगर वो आ जाए तो फिर तो ट्रैफिक की रवानी है वो रवा रहना ये मुमकिन ही नहीं हो सकता। घंटों इंतजार करना पड़ेगा अगर आपने यहाँ पर सफर करना है। तो यहाँ पर शहरियों के जो मसाइल हैं उन पर आज बात करेंगे। मेरे साथ यहाँ पर साबिक डिप्टी मेयर अमीर भट्ट साहब मौजूद है। सर, बताएं कि अरसा दराज से यहाँ पर पार्किंग के मसाइल है, आपसे अच्छा इन 8 बाजारों को और कोई नहीं जानता, तो बताएं ये मसाइल अब तक क्यों नहीं हल हो सके, क्या वजह लगती है आपको? शुक्रिया 41 वालों का। देखें, बात यह है कि मैं इसी हल्का में, इसी घंटा घर में 8 बाजारों का मैं CC1 का चेयरमैन भी रहा हूँ, उसके बाद इसी इलाके का डिप्टी मेयर भी बना हूँ। जब मैं डिप्टी मेयर था तो मैं CTO से मुलाकात करता था और उनका अमला साथ लेकर पार्किंग का मसला भी हल करते थे और ट्रैफिक का मसला भी हल करते थे। जब से 4 साल में जो गवर्नमेंट आई थी इमरान खान की, उसके बाद डिप्टी मेयर भी खत्म हो गए और बल्दियाती इदारे भी खत्म हो गए। उसके बाद अभी तक कभी किसी ने गौर नहीं किया कि पार्किंग कहाँ बननी चाहिए,
कैसे बननी चाहिए। जहाँ पे भी कोई पार्किंग लगी है वो गैर कानूनी है। गैर कानूनी इसलिए भी है कि उन्होंने उस पर्ची के ऊपर लिखा हुआ है कि अगर कोई गाड़ी चोरी होगी तो हम जिम्मेदार नहीं हैं। तो आप बताएं कि बंदा जब अपनी कार या मोटरसाइकिल खड़ी करता है इसलिए खड़ी करता है कि मेरी गाड़ी चोरी ना हो जाए। यहाँ पर जिले इंतजामिया की जानिब से ये किया जाता है, एक्शन लिया जाता है। जो गैर कानूनी बाइक्स खड़े होते हैं उनको एक ट्रक आता है, वो उठाता है, लेकर जाता है, लेकिन ये कोई मुस्तकिल हाल नहीं है। यहाँ पर जो पैदल गुजरने वाले होते हैं उनका भी गुजरना मुश्किल होता है। इस पर क्या कहें? देखिए, आप पैदल चलने वाले की बात करते हैं, मैं इसका रहायशी हूँ 8 बाजारों में, और मेरे जो रहायशी लोग हैं, हमारे जो वोटर सपोर्टर हैं, यकीन करें अगर कोई फौतगी हो जाती है ना तो यकीन करें जनाजा गुजरना मुश्किल हो जाता है। तो लिहाजा हुकूमत कोई भी हो, तो जिस तरह इमरान खान कहता कि मैं ये काम करूंगा, वो काम करूंगा, ये काम करूंगा, इसी इलाकों में जो नुमाइंदगी थी पीटीआई के एमएनए थे और एमपीए थे। आप देखें कि किसी बाजार में, किसी गली में, किसी गोल में आपको कोई पार्किंग का निज़ाम आपको नजर नहीं आता। तो बात यह है कि गवर्नमेंट कोई भी हो उसको काम करने चाहिए, अवामी काम करने चाहिए। जिस तरह मैं एक वर्कर हूँ, जिस तरह मैं चेयरमैन बना हूँ, चेयरमैन बन के मैंने अपनी यूनियन कौंसिल में टाइम देता था, और अगर कोई पार्किंग का मसला होता था तो मैं अपना जो कारबिन का अमला होता था उनको लेकर साथ सामान ठुआ देता था, और जो पार्किंग का मसला होता था, ट्रैफिक का मसला होता था, तो मैं सीटीओ से मिलकर जो वार्डन थे उनको साथ लेकर बाजार की सफाई कराता था। अभी आप क्या मुतालबा करेंगे जो ज़िले इंतजामिया है कि इसका किस तरह से हल निकालना चाहिए? किससे मुतालबा करें? मुझे नहीं लगता कि ना कोई ऊपर गवर्नमेंट है ना कोई नीचे गवर्नमेंट है। आप देखें मुल्क में बेचैनी बढ़ी हुई है। जब से इमरान खान पाकिस्तान की सियासत में आया है उस वक्त से यकीन करें पाकिस्तान में मनुसत आ रही हुई है, पाकिस्तान की तरक्की भी रुकी हुई है, ताजर भी बेचारे रो रहे हैं, और उसके बाद जो गरीब लोग हैं, जिस तरह आपने अभी देखा है एक गरीब आदमी क्या कह रहा था कि हमें बेरोजगारी शुरू हो गई है। मैं ये कहता हूं कि वो गवर्नमेंट आनी चाहिए जो मुल्क का सोचे, गरीबों का सोचे, ताजरों का सोचे। आठ बाजारों में गैर कानूनी पार्किंग के मसाइल हल ना हो सके। रसलान दुरानी आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब एक्सपोर्टर्स के लिए बिजली 19 रुपए जबकि लोकल इंडस्ट्री के लिए 65 रुपए फी यूनिट है। एसएमई सेक्टर के सनतकारों ने बिजली की कीमतें मुल्क भर की इंडस्ट्री के लिए यकसा करने की अपील कर दी। मजीद बात करेंगे शिराज भट्ट से। जी शिराज, बताइएगा एसएमई सेक्टर की जानिब से मजीद क्या अपील की गई है? बिजली की कीमतों में बेपनाह इजाफे के बायस इस वक्त जो एसएमई सेक्टर है सबसे ज्यादा परेशान दिखाई दे रहा है। कीमतों में इजाफे के बाद इस वक्त जो है वो प्रोडक्शन ना होने के बराबर है, और एसएमई सेक्टर जो छोटे और दरमियानी तबके के कारोबारी हजरात हैं उनकी जानिब से इस वक्त तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि गवर्नमेंट की बिजली के ऊपर हमारे लिए कोई सब्सिडी नहीं दी गई। मेरे साथ मियां तारिक साहब भी मौजूद हैं, राना अब्दुल गफूर साहब भी मौजूद हैं, एम्ब्रॉयडरी मशीन एसोसिएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। मियां साहब बताइएगा, क्या कहेंगे, बिजली की कीमतों में इजाफे पर सब्सिडी दी गई एक्सपोर्टर्स को, एसएमई सेक्टर को कुछ नहीं मिला, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल सर, जब ये चेंज आया इसहाक डार वाला तो हमें बहुत ज़्यादा तवक्को थी कि ये इंडस्ट्री के लिए ये जो पैकेज लेकर आए हैं तो हमें भी कुछ रिलीफ मिलेगा, लेकिन इन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक्सपोर्टर के लिए है। अभी तक उसका कोई अमली कोई बिल तो आया नहीं है, और हम लोगों का जो यूनिट रेट था वो अब 50 से भी ऊपर हो गया, 65 रुपए पे वो यूनिट रेट आ रहा है। पेट्रोल की प्राइसेस थोड़ी सी कम हुई हैं, लेकिन बिजली का इफेक्ट उस पे, बिजली बिल पे उसका कोई इफेक्ट नहीं आया। जिस तरह डॉलर सस्ता हो रहा है, रॉ मटेरियल पे या किसी भी चीज़ पे एक पैसा भी कम नहीं हुआ। समझ नहीं आ रही हुकूमत कर क्या रही है, मुल्क में हुकूमत है या नहीं है, बस यही सिलसिला है। अच्छा ये बताइएगा राना साहब के इस वक्त एक्सपोर्टर्स के लिए 20 रुपए फी यूनिट, आपके लिए 65 रुपए फी यूनिट, ज्यादती नहीं? जी भट्ट साहब, ये ज्यादती है। उस दिन भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अपूमा में हुई थी मैंने यही बात की थी कि आप तमाम टेक्सटाइल चेन जो है उसको एक ही रेट पे बिजली दें। अब ये देखें बिजली के रेट बढ़ाने से क्या नुकसान हुआ है कि ये जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उसमें हार की गवर्नमेंट की सबसे बड़ी वजह ही ये बिजली के बिल बने हैं। आबिद शेर अली ने खुद अपने मुंह से ये कहा है कि मेरी हार की वजह जो है ये गवर्नमेंट की महंगाई और ख़ास तौर पर बिजली के बिल का बहुत ज़्यादा यूनिट रेट है वो है। अगर ये गवर्नमेंट के लिए ये एक मैसेज है,
अगर ये इसको नहीं समझेंगे, नहीं काम करेंगे, इंडस्ट्री बंद होगी और आइंदा आने वाले इलेक्शन का रिजल्ट लोगों को पहले ही पता लग जाएगा। इंडस्ट्री के हवाले मुल्क से भर में बिजली की कीमतें यकसा करने की अपील की जा रही है। शराज भट्ट अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं, सोने की कीमत में फी तोला 1,000 रुपए का इजाफा हो गया। फी तोला सोना 1,49,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 857 रुपए महंगा होकर 1,27,743 रुपए का हो गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं सोने की कीमत के हवाले से। सोने की कीमत में फी तोला 1,000 रुपए का इजाफा हो गया है। फी तोला सोना 1,49,000 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोना 857 रुपए महंगा होकर 1,27,743 रुपए का हो गया है। दूसरी जानिब मिल्लत एक्सप्रेस में बुकिंग करवाने वाले मुसाफिरों के लिए अहम खबर। रश के पेश नजर मिल्लत एक्सप्रेस में बुकिंग फुल हो गई। स्टेशन इंतजामिया ने 21 अक्टूबर के लिए मिल्लत एक्सप्रेस की बुकिंग बंद कर दी। तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदा अवैस अली से। जी अवैस, आगाह कीजिएगा। आज जी बिल्कुल, कराची सफ़र करने वालों के लिए अहम खबर है। इसी वाले से मिल्लत एक्सप्रेस जो कि 21 अक्टूबर को फैसलाबाद से कराची के लिए रवाना होगी, उसकी तमाम तर जो बुकिंग है वो फुल हो गई है। मुसाफिरों की जानिब से एडवांस बुकिंग करवा ली गई है। हालात के पेश नज़र फैसलाबाद रेलवे इंतजामिया की जानिब से मिल्लत एक्सप्रेस की जो बुकिंग है वो बंद कर दी गई है। इसी वाले से रेलवे इंतजामिया का ये कहना है कि मुसाफिर हजरात जो हैं वो तहम्मुल मजाजी से काम ले और ट्रेनें कम होने की वजह से जो है वो मुश्किलात का सामना है। फैसलाबाद से कराची के लिए रोजाना की बुनियाद पर 2 ट्रेनें रवाना होती हैं और अब से जो है वो 20 अक्टूबर को जो है वो मिल्लत एक्सप्रेस की बहाली के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। 21 अक्टूबर को मिल्लत एक्सप्रेस दोपहर के औकात में जो है फैसलाबाद से कराची के लिए रवाना होगी। मिल्लत एक्सप्रेस जो है वो 4:30 पर 21 अक्टूबर को फैसलाबाद से कराची के लिए रवाना होगी। इसी वाले से जो है वो रेलवे हेडक्वार्टर की हदायत पर फैसलाबाद रेलवे इंतजामिया की जानब से तमाम तर शेड्यूल भी तैयार कर लिया गया है। मुसाफिरों की कसीर तादाद की जानब से रेलवे सफ़र के ज़राए को इस्तेमाल किया जा रहा है। सैलाब के पेश नज़र कराची जाने वाली ट्रेनें बंद थी। अब सूरत हाल यहाँ तक पहुँच चुकी है कि मिल्लत एक्सप्रेस की जो बुकिंग है वो महकमा रेलवे की जानब से पहले ही बंद कर दी गई है 21 अक्टूबर से, क्योंकि मुसाफिरों की जानब से एडवांस बुकिंग जो है वो ट्रेन में वो करवा ली गई है और रेलवे इंतजामिया की जानब से हदायत जारी की जा रही है मुसाफिरों को कि वो ताहाल कराची के लिए दीगर ट्रांसपोर्ट के ज़राए इस्तेमाल कर लें, क्योंकि अगर बुकिंग फुल हो जाती है तो मुसाफिरों को किस तरह से जो है वो इन 3 ट्रेनों में एडजस्ट किया जाएगा। आइंदा आने वाले दिनों में महकमा रेलवे का ये कहना है कि 21 अक्टूबर के बाद मजीद कराची के लिए ट्रेनें जो है वो बहाल कर दी जाएगी। जिसमें मिल्लत एक्सप्रेस की बुकिंग 21 अक्टूबर तक के लिए बंद कर दी गई। अब ऐसा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अभी आपको बताएं, झंग के बासियों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। हजारा एक्सप्रेस की बहाली का फैसला कर लिया गया। हजारा एक्सप्रेस को 1 नवंबर से दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। तेजगाम हजारा एक्सप्रेस, बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस की बहाली का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। डिविजनल सुपरिटेंडेंट्स को जरूरी इकदाम करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं झंग के बासियों के लिए अच्छी खबर के हवाले से। हजारा एक्सप्रेस की बहाली का फैसला कर लिया गया है। हजारा एक्सप्रेस को 1 नवंबर से दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। तेजगाम हजारा एक्सप्रेस, बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस की बहाली का नोटिफिकेशन जारी। डिविजनल सुपरिटेंडेंट्स को जरूरी इकदाम करने की हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं, जिला बहबूद फंड बोर्ड ने 30 जून 2022 तक माहाना ग्रांट की 1,649 दरख्वास्तों पर 3,50,95,523 रुपए के फंड जारी कर दिए। मजीद तफसीलात जान लेते हैं वकास बेग से। जी वकास। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में ज़िला बहबूद फ़ंड बोर्ड की जानिब से मुतअद्दद दरख्वास्तें निपटाए जाने के बाद जो है ऐसे अफराद, ऐसे सरकारी मुलाजमीन जिनको फ़ंड्स की ज़रूरत थी, चाहे वो बच्चों की शादी के लिए हो, तालीम के लिए हो या खुदा न खासा किसी बीमारी की सूरत में हो, उनको 3,50,00,000 से ज़ायद के फ़ंड जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। तमाम तर रकूम जो है वो मुतल्लिका अफराद के अकाउंट्स में मुंतकिल कर दी गई हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर हमारे साथ मौजूद हैं जिन्होंने ये तमाम तर मामलात अपनी निगरानी में करवाए। सर ये बताइएगा कि 3,50,00,000 से ज़ायद की रकम जो है वो ऐसे सरकारी मुलाजमीन जिनको ज़रूरत थी मुख्तलिफ पदों में, उनको जो है वो अदा कर दिए गए। क्या कहेंगे इस हवाले से, और बहबूद फंड जो है वो किस तरह से काम करता है?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि ये जो बहबूद फंड का पैसा है, ये इन मुलाजमीन के अपनी रकम होती है, इनकी सैलरी में से काटी जाती है एक मखसूस रकम, और फिर उसको बैंक्स के थ्रू जो है वो डिफरेंट जगह पे इन्वेस्ट किया जाता है। और उसी में से फिर जिस मुलाजमीन के कोई बच्चे पढ़ रहे होते हैं, उनको स्कॉलरशिप चाहिए होता है, या कोई बंदा अगर बीमार होता है उसकी, या कोई बंदा फौत हो जाता है उसकी तदफीन के लिए, या अगर किसी की बच्ची की शादी है तो उसके लिए वो हमारे पास अप्लाई करते हैं। और डिप्टी कमिश्नर जो हैं वो अथॉरिटी हैं ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 16 तक के जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के एम्प्लॉइज़ हैं उनकी दरखास्तें जो हैं वो एक कमेटी जो है उनको प्रॉपरली जो है वो चेक करती है, और वेरिफिकेशन के बाद उनको जो है वो उनके अकाउंट में पैसे भेज दिए जाते हैं। तो अभी हमारे पास तकरीबन 1649 दरखास्तें आई थी, जिनको हमने 1 बाय 1 देखा है, और उसके बाद हमने तकरीबन 3.5 करोड़ रुपए की रकम जो है उनके अकाउंट्स में भेज दी है। और ये सारा एक बहुत फेयर प्रोसेस होता है, और ये इन जो सरकारी मुलाजमीन हैं इनकी अपनी रकम है। जी बिल्कुल, सरकारी वकास मुलाजमीन बेग तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और यहां आपको बताएं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से चनाब क्लब को 8 करोड़ 80 लाख रुपए टैक्स लगाने का मामला। क्लब इंतजामिया ने मामला कमिश्नर अपील के पास चैलेंज कर दिया। मजीद बात करेंगे अपने नुमाइंदा उमैर अजमत से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से चनाब क्लब इंतजामिया को आमदन छुपाने पर 8 करोड़ 80 लाख रुपए टैक्स आयद किया गया था। फैसलाबाद रीजनल टैक्स दफ्तर के कारपोरेट जोन की जानिब से ये टैक्स लगाया गया, जिस पर अब चनाब क्लब इंतजामिया की जानिब से कमिश्नर अपील जोन के पास से रजू कर लिया गया है, और FPR के इस इक़दाम को कमिश्नर अपील के पास चैलेंज किया गया है। इस केस में FPR का ये मौक़िफ़ था कि चनाब क्लब इंतजामिया ने माली साल 2016-17 में होने वाली जो आमदन थी उसको छुपाया। उसमें जितने नए मेंबर रजिस्टर्ड हुए उनसे मिलियंस में जो फीस थी वो वसूल की गई। इसके साथ साथ जो दीगर आमदन हुई और मजमूई तौर पर करोड़ों रुपए आमदन हुई, लेकिन जो क्लब इंतजामिया थी उनकी जानिब से FPR को ये रिकॉर्ड फ्राहम नहीं किया गया। उस पर FPR की जानिब से तहकीकात की गई, जिस पर 8 करोड़ 80 लाख रुपए टैक्स जो है वो क्लब इंतजामिया को आयद कर दिया गया। अब क्लब इंतजामिया की जानिब से कमिश्नर अपील जोन के पास इसके फैसले को चैलेंज किया गया है, इसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है। उमैर अहमद अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।